एक टाइम था जब OnePlus का नया फोन आने वाला होता था तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं होती थी। लोग काफी एक्साइटेड रहते थे कि एक एंथुसियास्ट ब्रांड अपना एक नया स्मार्टफोन लेके आ रहा है, बट नाउ द थिंग्स आर प्रीटी रिवर्स। फॉर एग्जांपल, आप में से कितने लोगों को OnePlus 8T के लिए उतनी एक्साइटमेंट हो रही थी जितनी हमें OnePlus 7 या 7 Pro के टाइम पे हुई थी? सो इस चीज के पीछे काफी सारे रीजंस हैं। उन रीजंस के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एक ब्रांड से लोगों को इतना ज्यादा प्यार था और आज वो जस्ट अनदर चाइनीज स्मार्टफोन बनने की लाइन पर आ चुका है। सो विल बी कवरिंग 3 मेजर सेक्शंस। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे हाउ OnePlus हैज प्रूव्ड दैट एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, चाहे वो गंदी हो, अच्छी हो, बुरी हो, जो भी हो, एवरी पब्लिसिटी इज गुड। दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे व्हाई पीपल आर लूजिंग देयर इंटरेस्ट फ्रॉम OnePlus। तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट द OnePlus Nord एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कार्ल पेस डिपार्चर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरी कोर ऑडियंस है, जो मुझे रेगुलरली देखते हैं, उनके लिए मैंने पिन्ड कमेंट में कुछ लिखा हुआ है, उसका मुझे आंसर कर देना वीडियो खत्म होने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट सेक्शन, हाउ OnePlus प्रूव्ड दैट एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो OnePlus के जो कैंपेन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घटिया तरीके के होते हैं। मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा। अभी जब OnePlus शुरू हुई थी तो उन्होंने एक कैंपेन निकाला था जिसमें उन्होंने लोगों से कहा था कि आप अपना पुराना फोन लाओ, उसको तोड़ दो, जितने अच्छे तरीके से आप उसको तोड़ोगे उतने ज्यादा हाई चांसेस हैं कि हम आपको एक OnePlus का फोन फ्री दे देंगे। कि मतलब आप अपना फोन तोड़ के उनको दे दो या शायद डस्टबिन में फेंकते हुए उनको फोटोज वगैरह या वीडियोस वगैरह बना के देनी थी और वो आपको एक नया OnePlus का फोन दे देते हैं। इसमें काफी सारी कंडीशंस इन्वॉल्व थी, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो इवेंट था वो ऐसे ही था और इसके लिए ऑब्वियस सी बात है ब्रांड को काफी कुछ सुनना पड़ा था। और अगर आपको ये चीज स्टूपिड लग रही है तो इसके 4 महीने बाद जो हुआ वो तो आउट ऑफ द बॉक्स था। इन्होंने एक इवेंट रखा जिसका नाम था लेडीज फर्स्ट। इसके पीछे आइडिया ये था कि जो लेडीज थी, जो भी OnePlus फोरम के ऊपर जितनी भी लेडीज थी, वो अपनी बॉडी पे या फिर किसी पेपर पे OnePlus का लोगो जो है वो ड्रॉ करेंगी। उस ड्राइंग की जो फोटो थी उसको OnePlus फोरम पे अपलोड करना था। जिस फोटो को सबसे ज्यादा अपवोट्स मिलते वो जीत जाता। मतलब उन्होंने टॉप 50 विनर्स चुनने थे जिनको एक टी शर्ट और एक OnePlus फोन का इनवाइट मिलना था। अब ऑब्वियसली आप ये चीज इमेजिन कर सकते हो कि इसमें फोटोशॉप इमेजेस भी अपलोड हो रही थी और कुछ बहुत ही ज्यादा गंदी इमेजेस थी जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता। और ये आज जितना सुनने में अजीब लग रहा है ये तब भी उतना ही अजीब लग रहा था और OnePlus ने इस इवेंट को कुछ घंटों में ही बंद कर दिया था क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा था। और इसके बाद OnePlus की जो स्टेटमेंट आई वो बिल्कुल कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना बोला ये हमारे कुछ एम्प्लॉयज की बेवकूफी थी। आई मीन व्हाट, इतना घटिया इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर देते हो। मतलब एक एम्प्लॉय को ऑब्वियसली ऊपर से परमिशन तो लेनी पड़ती है ना कि हम फोरम पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि मुंह उठा के कोई भी शुरू कर देगा। तो ये बहुत ही सिली रीजन था इन सब प्रॉब्लम से निकलने का। और ये जो घटिया चीजें हैं ये बहुत ज्यादा बार करी गई है। जैसे कि नवंबर 2015 में OnePlus 2 की जो केबल्स थी वो दूसरे फोन को डैमेज कर सकती थी, इतनी खराब केबल्स थी वो। जून 2016 के अंदर जब लोग OnePlus 3 का सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर रहे थे तो उनका IMEI नंबर भी सर्वर पे अपलोड हो रहा था जिसकी ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं है। जून 2017 OnePlus 3T के बेंचमार्क स्कोर्स को मैनिपुलेट करके उसको यूजुअल से ज्यादा दिखाना सो दैट की परफॉर्मेंस बूस्ट दिखाया जा सके लोगों को। 4 महीने बाद यही सेम चीज OnePlus 5 के बेंचमार्क स्कोर्स को भी चेंज करा गया सो दैट की उनको ज्यादा दिखाया जा सके। ऑल्दो बेंचमार्क्स की मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा कंपनीज करती है, सैमसंग ने भी करी हुई है, मोटोरोला ने भी करी हुई है, लेकिन ये 2012-13 की बातें होती थी। 2017 में ये चीज करना अच्छी बात नहीं थी। और ऑब्वियसली जब आपकी चोरी एक बार पकड़ी गई तो आपको दोबारा तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए थी। और उसी सेम महीने जून के अंदर काफी सारे OnePlus 5 जो थे उनकी डिस्प्ले उल्टी लगाई गई थी। मतलब नीचे का पार्ट ऊपर और ऊपर का पार्ट नीचे, और ये करा गया था इंटेंशनली। वेरी नाइस। और ये लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। 40,000 लोगों के क्रेडिट कार्ड का डेटा इनकी वेबसाइट से चोरी हो जाता है और इनको पता चलता है 2 महीने बाद जब बहुत सारे लोगों के पैसे भी कट जा रहे हैं। 911 यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज को फोन करते टाइम OnePlus 5 जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है। मतलब जब आपको फोन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी टाइम पे फोन रीस्टार्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया। और अभी जो OnePlus 8 Pro के अंदर कैमरा आया था जो कपड़ों के अंदर देख सकता है, इतनी सारी गलतियां कौन करता है? और ये तभी होता है जब इतनी ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रही हो और आप उसको कैपिटलाइज ना कर पाओ। अब हम दूसरे सेक्शन पे मूव करते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट क्यों खत्म होता जा रहा है। अभी तक हमने पास्ट की बात की थी लेकिन प्रेजेंट का हाल भी बहुत ज्यादा सही नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो OnePlus 8 और जो 8 Pro है वो ऑलमोस्ट सेम फोन्स हैं Oppo Find X2 Neo और Oppo Find X2 Pro के। और जो OnePlus 8T है वो कई जगह अपग्रेड है और कई जगह डाउनग्रेड है। लेकिन मैं इसके लिए OnePlus को ब्लेम नहीं करना चाहता क्योंकि आप कितना इंप्रूव कर लोगे 2-4 महीनों के अंदर? नहीं कर सकते यार, ठीक है, सिंपल। लेकिन काफी ज्यादा लोगों को 8 Pro से बहुत ज्यादा शिकायत थी।
एंड्रॉइड अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पे एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने लोगों से OnePlus 8 Pro के बारे में पूछा था और ये सर्वे दिखाता है कि ऑलमोस्ट 45% ऑफ द पीपल वर नॉट हैप्पी इनफ एंड द मेन फैक्टर फॉर दिस वाज प्राइस। और आप कुछ लोगों के कमेंट्स भी पढ़ सकते हो, लोग बस क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नाउ इट्स जस्ट अनदर टेक कंपनी। लेकिन इसके बाद एक और सर्वे हुआ जिसमें उन्होंने OnePlus 8, 8 Pro और 7T के बीच में चूज करने को बोला उनकी ऑडियंस को एंड द रिजल्ट वाज माइंड बॉगलिंग। ऑलमोस्ट 77% लोगों ने 7T को चुना, 8 भी नहीं, 8 Pro भी नहीं, 7T। और इन्होंने एक सर्वे और करा OnePlus 9 के लिए जिस टाइम पे लोगों ने ये डिमांड करा कि ये जो फोन है ये चीपर होना चाहिए, हमें स्पेसिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशन से फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन ये जो हर साल प्राइस हाइक हो रही है ये लोगों को मंजूर नहीं है। अब मैंने आपको 3 सिचुएशंस का डेटा दिखा दिया और इससे आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि लोगों का इंटरेस्ट क्यों खत्म हो रहा है। क्योंकि आज अगर कोई नेवर सेटल बोलता है तो वो एक एंथुसियास्टिक वे में नहीं बोलता, वो एक सार्कास्टिक वे में बोलता है। और OnePlus 8T तो ऐसे था जैसे एक मीटिंग में बैठे हो और ऐसे बोल दिया कि हाँ भाई ये कमी है, ये कमी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बस ये मिला दो और एक फोन बना के दे दो। मतलब इसका सेंस समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और इसीलिए शायद लोगों के अंदर OnePlus 8T के रिगार्डिंग इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी ही नहीं। मतलब मेरा ओपिनियन पर्सनली ये था कि उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाला 8T के अंदर और इसी थोड़े न्यूट्रल टू बी ऑनेस्ट नेगेटिव रिस्पॉन्स की वजह से OnePlus 8T Pro नहीं आएगा। और ये ऑफिशियल है, पीट लाओ ने ट्वीट करके बताया था कि हाँ इस बार हम OnePlus 8T Pro नहीं लेके आएंगे। और फिर जो नया Oxygen OS 11 है वो One UI से इंस्पायर्ड है। देखो इंस्पायर्ड बोलना है, कोई भी कॉपीड नहीं बोलेगा, ठीक है, कॉपीड किसी ने नहीं बोलना। OnePlus 8 Oppo Find X2 Neo से इंस्पायर्ड है, OnePlus 8 Pro Oppo Find X2 Pro से इंस्पायर्ड है। OnePlus Nord के बारे में थोड़ी बाद में बात करते हैं। और उसके बाद ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लेके आ जाते हैं। मतलब ये ओप्पो वाली सी फील नहीं आ रही कि बड़े बड़े स्टार्स को हायर कर लो अपनी मार्केटिंग कराने के लिए। अब लोग मुझे बोलने लग जाएंगे तेरे को पता भी है मार्केटिंग कितनी जरूरी होती है। हाँ यार मुझे पता है, ऑब्वियसली मेरे को पता है मार्केटिंग कितनी ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में और इस टाइम पे डिफरेंस बता रहा हूँ, इसीलिए लोग बिट्रेड फील करते हैं। ऑल्दो ये जो कॉपीड वाला सिनेरियो, ये टेक ऑल्टर ने एक वीडियो बनाई हुई है OnePlus के रिगार्डिंग, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो जरूर देखना, आपको ये कॉपीड वाली चीज वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब थर्ड सेक्शन की बात करते हैं OnePlus Nord सीरीज। देखो जो OnePlus Nord था वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल डिवाइस था। ऑल्दो पहले तो वो था ही अच्छा फोन और ऊपर से इतनी ज्यादा मार्केटिंग मैंने आज तक किसी स्मार्टफोन की नहीं देखी। और हमने बोला ही है कि हाँ ओप्पो से इंस्पिरेशन तो ली जा रही है। मतलब OnePlus किसी हालत में ये चीज नहीं चाहता था कि उनका ये फोन फेल हो जाए। अब ऑब्वियसली कोई भी ब्रांड ये नहीं चाहता कि उनका कोई भी फोन फेल हो, लेकिन इस मामले में इतना ज्यादा फोर्स करा जा रहा था कि ये फोन बहुत अच्छा है। इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने ये बात आपको बहुत बार बोली है कि अगर एप्पल 20,000 का आईफोन बनाएगा तो बिकेगा तो बहुत, लेकिन जब ये चीज बार बार रिपीट होने लग जाती है तो ब्रांड वैल्यू पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। द सेम हैपेंड हियर विद सम ट्वीक्स। जो Nord N100 है वो 179 पाउंड्स का है। ऑब्वियसली वो यूरोप में है तो मैं पाउंड्स में बात करता हूँ, जो कि 17,000 के आसपास आता है और उसमें प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 460। एक ही फैक्टर ले लो, सिर्फ प्रोसेसर। अगर इंडिया में 17,000 के फोन में 460 आ जाए तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। और पॉइंट ये है, जहां Nord की इतनी ज्यादा मार्केटिंग, मतलब इतनी ज्यादा मार्केटिंग किसी भी फोन की मैंने देखी नहीं है, Nord N10 और N100 के बारे में किसी ने बात तक नहीं करी। ऐसे लॉन्च हो गया, वो एक फोरम पोस्ट करी गई और एक गंदा सा टीजर डाला गया, दैट्स इट। उसके बारे में किसी को पता तक नहीं चला, वो लॉन्च हो गया। कोई लॉन्च डेट नहीं निकाली, कुछ भी नहीं बताया, बस डायरेक्टली इन्होंने Nord N100 और N10 को यूरोप के अंदर लॉन्च कर दिया। और ये मैं मान ही नहीं सकता कि OnePlus ऐसा कुछ कर देगा। मतलब वो इतना ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं अपने फोन के रिगार्डिंग, लेकिन इन्होंने ऐसे मतलब बहुत ही साइलेंटली उन फोन को लॉन्च किया, जैसे कि वो बताना ही नहीं चाहते कि हमारे फोन आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो इन फोन्स की एग्जिस्टेंस क्यों है वो भी समझ नहीं आ रही। मतलब एक इतने अजीब फोन जिनकी कोई जरूरत तक नहीं थी, उनको लॉन्च करने की क्या जरूरत है। और उनमें से एक फोन तो Oppo A53 का रिप ऑफ है। हाँ मतलब इंस्पायर्ड है, ठीक है, कॉपीड नहीं बोलना, इंस्पायर्ड है। मतलब या तो आप बजट पे रह लो या आप फ्लैगशिप पे रह लो। अगर आप बजट पे रहते हो, जैसे कि आप Xiaomi हो, ठीक है, आप बजट पे हो, Realme हो, आप बजट पे हो, तो आप फ्लैगशिप में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों के अंदर मेंटेलिटी है कि हाँ भाई Xiaomi Realme के फोन 20,000 के नीचे अच्छे होते हैं, हमें जरूरत क्या है 50,000 पे Realme खरीदने की। या फिर आप काम कर लो फ्लैगशिप के ऊपर, आप ये 20,000 के नीचे के मार्केट में आते ही क्यों हो। अगर आप आते हो तो ऑब्वियसली लोगों को लगेगा कि OnePlus का फोन 20,000 के अंदर आ रहा है तो कुछ तो कमियां होंगी ना। एक मेन स्ट्रीम ब्रांड जब इतने सस्ते फोन लेके आता है तो कमी तो होगी। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं संभाल सकते, आप फ्लैगशिप और बजट को एक साथ नहीं संभाल सकते अनलेस अनटिल आप सैमसंग हो, क्योंकि जहां से आप शुरू करते हो लोग वहां से अपनी मेंटेलिटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा इस ब्रांड से हम क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये सेम चीज मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत अच्छे से बताया था जब ये आने वाले थे OnePlus Nord N100 और ये दोनों, तब मैंने बनाई थी, वो आप देखना, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा कहीं पे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्ल पे फॉर अ मोमेंट।
वो बंदा जीनियस है, ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसने कंपनी को शुरू से लेकर के खड़ा किया आज जहां पे वो है, और वो इंसान अचानक से रिजाइन कर देता है। I mean, इतना अचानक भी नहीं था, थोड़े दिन पहले रूमर्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन ये काइंड ऑफ अचानक था क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर टाइम नहीं दिया ट्रांजिशन आने को। जैसे जनरली क्या होता है, अगर कार्ल पे कंपनी को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो मेन फेस है कंपनी का, पीट लाउ से ज्यादा लोग OnePlus को कार्ल पे से जानते हैं, तो वो मेन फेस है कंपनी का, और अगर वो कंपनी छोड़ेंगे तो OnePlus ऐसे धीरे धीरे उनको इवेंट्स में भेजना कम कर देगा, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पे भेजना कम कर देगा, सो दैट कि लोगों को ज्यादा फील ना हो और ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ हो सके। लेकिन यहाँ पे चीजें काफी इंस्टेंट हुई। ऑल्दो रूमर्स ये थे कि कार्ल पे ने 3-4 दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था अनाउंसमेंट के, जब उन्होंने ट्विटर पे ऑफिशियली अनाउंस किया था, लेकिन क्योंकि OnePlus 8T लॉन्च होने वाला था तो उन्होंने 3-4 दिन के बाद इस चीज को रिवील किया कि हाँ मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। अब ऑब्वियसली ये रूमर्स है, ये सच नहीं है, लेकिन हाँ हम ये केस ले सकते हैं। और उनकी जो स्टेटमेंट्स थी उसको पढ़ के लिटरली ये लग ही नहीं रहा था जैसे कि वो कंपनी छोड़ रहे हैं कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। एक ऐसे किक मिलती है, मतलब एक एंथुसियाज्म होता है जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे बड़ा लो सा फील हो रहा था मेरे को। उनके ट्वीट्स पढ़ के ऐसे लग रहा था जैसे वो खुश नहीं थे, मतलब ये मेरा गैस है, मतलब जैसे उनको ये लग रहा हो कि मैंने इस कंपनी को क्या सोच के बनाया था, क्या विजन था मेरा, और आज ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये ऑब्वियसली मेरी ऑब्जर्वेशन है, बट ये केस हो सकता है। तो कार्ल का जाना ऑब्वियसली OnePlus को इफेक्ट करेगा, चाहे किसी भी फैक्टर से हो, और ये चीज मानने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो नॉर्ड सीरीज खराब हुई है, ये N100, N10 मे भी ये कार्ल पे के जाने की वजह से हुई है। क्योंकि अगर कार्ल नॉर्ड 1 को इतना सक्सेसफुल बना सकते हैं तो उन दोनों को भी बना सकते थे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ। क्या पता कंपनी उन्होंने पहले छोड़ दी हो, क्या पता उनकी पीट लाओ के साथ कुछ हो गया हो, कुछ भी नहीं कह सकते हम। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कार्ल पे के जाने से कंपनी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, ऑब्वियसली वो बंदा जीनियस है, लेकिन 10 लोग मिलके उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि नॉर्ड को इतना सक्सेसफुल बनाने में कार्ल का बहुत बड़ा हाथ था, तो ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा। तो इतनी सारी बात करने के बाद ये साफ दिख रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा अलाइन नहीं है जैसी होनी चाहिए, लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, और सिंपल सी चीज है, लोगों को चाहिए प्राइस। लिटरली लोग ये कह रहे हैं कि आप हर साल प्राइस हाइक मत करो, हम खुश हो जाएंगे। क्योंकि फोन्स में कमी नहीं है, फोन्स बढ़िया हैं, लेकिन आप जो ये हर साल प्राइस बढ़ाते जा रहे हो कि मतलब अब आपका फोन $1000 पे पहुंच गया, आईफोन से महंगा हो रहा है, तो हम क्यों कंसिडर करें उसको। सो कुछ फैक्ट्स और कुछ थॉट्स को मिला के मैंने आपको एक चीज प्रेजेंट करी है, और वो पिन कॉमेंट वाली चीज जरूर पढ़ लेना, वो काफी जरूरी है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one, bye bye.